अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फिज़िक्स एकेडमी। आज हम लोग दो डेरिवेशंस करने वाले हैं जो कि होंगी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्या मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स मौजूद हैं तो उनको हम आपस में किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, और जब कंबाइन करेंगे तो क्या रिज़ल्ट निकल कर आएगा जो उनका कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये आज की वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। तो याद रखिए, रेजिस्टर्स को जोड़ने के दो तरीक़ेकार हो सकते हैं। पहले तरीक़ेकार को कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा तरीक़ेकार कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने इन दोनों कनेक्शंस के दरमियान में डिफरेंस को समझना है। तो देखो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना सीरीज़, इससे आपने जहन में रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई वेब सीरीज़ होती है या कोई ड्रामा सीरीज़ होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एपिसोड जहाँ पर ख़त्म होती है, अगली एपिसोड की वहीं से शुरुआत होती है, यानी कि एक के बाद एक कनेक्शन होता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी कुछ इसी किस्म का होता है। देखो, मिसाल के तौर पर मैं एक रजिस्टर बनाता हूँ। ये आ गया हमारे पास एक रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रजिस्टर बनाता हूँ। ये आ गया हमारे पास एक रजिस्टर जो कि है R1। ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर रजिस्टर है। अच्छा, रजिस्टर ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई डिवाइस ही ख़रीद के लेकर आऊँ जो इन रेजिस्टेंस का काम करे, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजली को इस्तेमाल करे उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी जगह पे कोई बल्ब लगा हो सकता है, कोई भी डिवाइस लगी हो सकती है, बस जो करंट को इस्तेमाल करे। लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस एक जैसी रहे उसकी, ना बढ़े ना कम हो वक्त के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से। तो उसको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर नज़र आ रहा है R1। ठीक है ना। ये पहली रेजिस्टेंस है। अब जहाँ पर ये एंड हो रही है उसी के साथ मैंने दूसरी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया और ये रेजिस्टेंस हो गई R2। ठीक है ना। दूसरी रेजिस्टेंस इसी के साथ आ रही है कंटिन्यूस, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर जुड़ गई इसके साथ एक तीसरी रेजिस्टेंस, ये हो जाएगी R3। मतलब कि यहाँ पर मैंने तीन रेजिस्टर्स को लगाया हुआ है और मैंने लगाया हुआ है एक के बाद एक। ठीक है। और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं जोड़ देता हूँ एक बैटरी के साथ। ये कोई बैटरी आ गई जिसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो लेट से इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा V के, और ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की एक बड़ी अहम खुसूसियत ये है कि मिसाल के तौर पे अगर इस बैटरी से यहाँ से करंट निकलता है I, तो देखो यहाँ तक भी I करंट पहुँचेगा, लेकिन वही I करंट जब R1 तक पहुँचेगा, ठीक है, मिसाल तौर पे यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 10 के 10 यहाँ से गुजरेंगे, 10 के 10 R1 से गुजरेंगे, 10 के 10 R2 से गुजरेंगे, 10 के 10 R3 से गुजरेंगे, और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पर वापस आ जाएगा बैटरी की तरफ। यानी कि आप एक बात को नोट करो कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर, इस पूरे सर्किट के अंदर R1, R2, R3 से जो अमाउंट ऑफ करंट है वो कैसा गुजरा है, वो गुजरा है सेम। ठीक है ना। आप ये बात देख लो, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ करंट है वो बिल्कुल एक जैसा गुजरा है हर एक रेजिस्टर में से। बट डिफरेंस पता है क्या होगा? डिफरेंस ऐसा होगा कि जब यहाँ से करंट निकलता है तो पहले R1 को मिलेगा, R1 को से जब गुजरेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। ऐसी बात है, रेजिस्टेंस से उसका काम होता है करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करना, रोकना, अपोज करना। तो यकीनन जब R1 से गुजरेगा, यहाँ से निकला वोल्टेज V लेके, यहाँ पर जो वोल्टेज पहुँचा फॉर एग्जाम्पल वो हो गया V1, फिर कुछ एनर्जी कम हो गई, फिर R2 के पास पहुँचा, एनर्जी हो गई V2, फिर पहुँचा V3 के पास तो एनर्जी कम हो गई। तो इस सूरत हाल में आपने ये देखा कि करंट जो है वो सेम रहा था, लेकिन जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, VD से यूज़ कर देता हूँ मैं, ये क्या हो गया? ये हो गया हर एक रेजिस्टर के लिए डिफरेंट। देखो, ये बिल्कुल इसी किस्म का मामला है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप सीरीज़ में 2-3 क्लासेस लेते हो। ठीक है ना। 2-3 क्लासेस आप ले रहे हो सीरीज़ के अंदर, तो पहली क्लास में आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, दूसरे में कुछ कम होगी, तीसरे में कुछ कम होगी। तो यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पे डिफरेंस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एनर्जी होती है या वर्क डन ही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है हर एक डिवाइस के लिए। ठीक है। अब इस कंडीशन को जहन में रखते हुए आप ये देखो, अगर मैंने वाकई देखा कि ये अलग अलग होते हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम कर सकता हूँ? द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ गिवन बाय, अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहता हूँ तो बड़ी आसानी से हो सकता है। V बराबर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूले की मदद से मालूम किया जा सकता है।
ठीक है ना, क्योंकि V1 V2 V3 करूँगा तो टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो कि V के बराबर है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमने V के बारे में सोचना है, V1 V2 V3 पुट करेंगे और आंसर आएगा। अब रेजिस्टर्स के हवाले से हमें एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए तो बड़ी आसानी से हम ओम्स लॉ से मालूम कर सकते हैं। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के, और अगर V बराबर है IR के तो इसी फार्मूले की मदद से अगर आप मालूम करना चाहते हो कि वोल्टेज अक्रॉस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना होगा, R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो याद रखो उसको हम जाहिर करेंगे V1 से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज V1 है। करंट कितना गुजर रहा है इस रेजिस्टर से, इस रेजिस्टर से करंट गुजर रहा है I के बराबर, तो हम लिख देंगे I। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस है R1। इस वजह से वोल्टेज अक्रॉस R1 किसके बराबर हो जाएगा, V1, और V1 बराबर होगा IR1 के। इसी तरीके से आप मालूम कर सकते हो वोल्टेज अक्रॉस, अगर मैं वोल्टेज मालूम करना चाहता हूँ अक्रॉस R2, R2 का कितना वोल्टेज है जिसको हम V2 से जाहिर करेंगे, करंट R2 से भी कितना गुजर रहा है, करंट तीनों से बराबर गुजर रहा है, इससे भी करंट I गुजर रहा है, इससे भी करंट I गुजर रहा है, तो करंट की जगह पर I ही आएगा, लेकिन R2 की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस हो जाएगी R2। ठीक है जी। इसी तरीके से तीसरी बात, अगर मुझे चाहिए वोल्टेज अक्रॉस R3, तो R3 के अक्रॉस का वोल्टेज V3 से शो होगा, और सिमिलरली उसका आंसर भी आ जाएगा IR3 के। तो अब क्या हुआ, हमारे पास नेट वोल्टेज आ गया, नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है, और हर एक का अलग अलग वोल्टेज आ गया। ये सारी की सारी वैल्यूज़ को मैं रख सकता हूँ इक्वेशन 1 में। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को पुट करता हूँ, इन चारों वैल्यूज़ को पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है V जो कि बराबर होता है IR के, तो मैं लिखूँगा IR इज़ इक्वल टू, फिर आएगा V1, V1 की वैल्यू थी IR1, V2 की वैल्यू थी IR2, V3 की वैल्यू थी IR3। ठीक है जी। तो हमें आंसर टोटल रेजिस्टेंस का चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप यहाँ से कॉमन ले लो जो कॉमन नज़र आ रहा है, यकीनन I कॉमन आया, क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आ गया बराबर IR के। तो यहाँ पर I से I हुआ कैंसिल, ठीक है, I से हम I को कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास क्या बचा उसको लिख देते हैं, R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कैपिटल R लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है, या तो आप इसको कह लो नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, या इसके लिए एक और भी वर्ड इस्तेमाल होता है, वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, के बराबर रेजिस्टेंस कितनी है। तो याद रखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं, सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं इन सारे के सारे रेजिस्टर्स को, तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका आंसर मिल जाएगा जो कि R के बराबर होगा। यानी कि सीधा सीधा अलजेब्रिक सम होता है तमाम रेजिस्टर्स का, जो नेट रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं कि अगर वही रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हों तो क्या होगा। अब मैंने आपको सीरीज़ की लॉजिक बताई ना, ड्रामा सीरीज़ से, या जो क्रिकेट मैचेस की सीरीज़ होती है, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, पैरेलल में, पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि जो तीनों रेजिस्टर्स हों वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया पहला रेजिस्टर R1, फिर हमारे पास एक दूसरा रेजिस्टर आ गया, ये वाला रेजिस्टर हो गया R2, और फिर हमारे पास एक तीसरा रेजिस्टर भी जुड़ा हुआ है, और ये रेजिस्टर है R3। ठीक है। अब इनको पैरेलल जोड़ने का क्या मतलब है, इनके दोनों सिरों को आपस में जोड़ दो, यानी कि ये वाला सिरा आपस में जुड़ जाएगा इस तरीके से, और ये वाला सिरा भी जुड़ जाएगा, ये वाला सिरा भी इससे जुड़ जाएगा, ये वाला सिरा भी इससे जुड़ गया। ज़रूरी नहीं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ो, सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं, इस तरह अच्छा लग रहा है तो जोड़ दिया। ठीक है जी। और उसके बाद इस पूरे कॉम्बिनेशन को अलग से आप कंबाइन कर दो एक बैटरी के साथ, अलग से ज्वाइन कर दिया एक बैटरी के साथ जिसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हमने V से शो करा। अब ये आपस में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ना हमारे घरों में होता है,
आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ें कनेक्टेड होती हैं स्विच बोर्ड के साथ। एक स्विच होता है फ़ैन के लिए, एक होता है ट्यूबलाइट के लिए। तो अलग से तार जो है ना वो जाके जुड़ता है इलेक्ट्रिक सप्लाई में। ऐसा नहीं होता कि एक ही तार है, उसमें एक चीज़ लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, तो ऐसा नहीं होता। हर एक को अलग अलग ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, हर एक को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ ख़राब हो गई तो दूसरी बंद नहीं होगी। हालांकि आप एक बात नोट करो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर R1 ख़राब हो गया तो R2 तक करंट नहीं जाएगा। अगर R2 ख़राब हो गया तब भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ना ही करंट R1 के पास जाएगा, ना ही करंट R3 के पास जाएगा। तो सीरीज़ में ये प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से हमारे घरों के अंदर जो है ना वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट निकलता है I, यहाँ भी करंट पहुँचेगा I, यहाँ भी करंट पहुँचेगा I। लेकिन इस पॉइंट से गुजरने के बाद इस करंट के हो जाएंगे 3 हिस्से। कुछ करंट जाएगा R1 की तरफ, लेट से I1 कर देते हैं, कुछ जाएगा R2 की तरफ और कुछ चला जाएगा R3 की तरफ, यानी कि उसी करंट के 3 हिस्से हो गए। फिर क्या हुआ, वही 3 हिस्से यहाँ से गुजर के गए, कंबाइन होके दोबारा से वो I करंट बनाएंगे और वो I करंट फ्लो करता हुआ वापस चला जाएगा बैटरी की तरफ। तो सीरीज़ में करंट सेम रहा था, लेकिन यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो गया R1 में, R2 में और R3 में, करंट चेंज हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। पर व्हाट अबाउट वोल्टेज, वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी या वर्क डन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एनर्जी को कहते हैं बेसिकली। सीरीज़ में क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है R1 के पास तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, R1 से गुजरता है टकरा टकरा के, R2 के पास पहुंचता है एनर्जी कम हो जाती है, R3 के पास पहुंचता है एनर्जी कम हो जाती है। तो तीनों की एनर्जी डिफरेंट थी, लेकिन इसमें एनर्जी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर क्या मामला है, जो करंट निकला है या जो इलेक्ट्रॉन निकला बैटरी से तो वो डायरेक्ट R1 के पास पहुँचा है, ठीक है, उससे पहले कहीं नहीं गया। और R1 से गुजरने के बाद फिर डायरेक्ट बैटरी में चला गया, कहीं और गया नहीं। जो करंट R2 की तरफ आया, जो इलेक्ट्रॉन R2 की तरफ आया, वो डायरेक्टली अभी भी बैटरी से निकला है और R2 को मिला, तो उसको भी वही एनर्जी मिली होगी जो R1 वाले इलेक्ट्रॉन को मिली होगी। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है R3 के पास, वो भी अभी फ़ौरन बैटरी से निकला है उतनी एनर्जी लेके। तो बात यह है कि तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स हैं उनको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, यानी कि इस केस में वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। करंट डिवाइड हो गया, तो जो भी चीज़ डिवाइड होती है उसी के नेट से स्टार्ट करते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक करंट, जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट है उसको किससे शो कर सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय I, और वो I कैसे हो सकता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेट से इक्वेशन 2 हो गई हमारी। तो अब जैसा कि आप जानते हो हमने ओम्स लॉ को इस्तेमाल करके वोल्टेज निकाला था सीरीज़ में, यहाँ पर भी एक्चुअली ओम्स लॉ को ही इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के ना। आप क्या करो, यहाँ से I की वैल्यू को सेपरेट कर लो। तो I की वैल्यू को सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। अब जैसे ही आपको टोटल करंट की वैल्यू मिल गई है, अब आप उससे डिफरेंट करंट कैलकुलेट कर लो, यानी कि I1 कैलकुलेट कर लो, I2 और I3। तो अलग अलग जो है ना करंट हम लोग मालूम करेंगे जो हर एक रजिस्टर से गुजर रहा है, R1 R2 R3, जैसे कि हम लोगों ने वोल्टेज लिखा था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मालूम करना चाहता हूँ करंट थ्रू R1, पहले आ जाएगा वो करंट जो कि R1 से गुजर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे I1 का, ये इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ना। अब याद रखो वोल्टेज सेम रहा है तो V का V रहेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस का फ़र्क आएगा। तो I1 जो है वो बराबर आएगा V ओवर R1, क्योंकि बात हो रही है करंट जो R1 से गुजरे तो यहाँ पर R1 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर हम मालूम करेंगे करंट थ्रू R2, यानी कि वो करंट जो R2 से गुजर रहा है, तो उसको I2 का नाम देंगे। वोल्टेज हर एक के लिए सेम है, रेजिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा R2। और इसी तरीके से आखिरी वो करंट जो कि गुज़र रहा है किससे, जो कि गुज़र रहा है R3 से, उसको हम नाम देंगे I3 का, और वो बराबर आ जाएगा V ओवर R3 के। सारे के सारे करंट की वैल्यूज़ आ गई। तो इक्वेशन 2 में जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2,
पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो सबसे पहले आई की जगह पर V/R, फिर I1 लिखा हुआ है, I1 लिखा है प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ पर आ जाएगा V/R1 प्लस V/R2 और आखिर में आ जाएगा V/R3। ठीक है जी, तो इसका मतलब V कॉमन आया, क्या क्या बच गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी, इधर लिखा हुआ है V/R। तो V से V हुआ कैंसिल, क्या मिला हमें रिज़ल्ट, हमें रिज़ल्ट ये मिला कि 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लिखा हुआ है ना R, ये बेसिकली किसको शो करता है, ये शो करता है नेट रेजिस्टेंस को, कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। तो इसका मतलब इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो टोटल रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल्स का सम होती है। अच्छा, रेसिप्रोकल्स की एक ख़ास बात आपको बताऊं मैं ताकि आप इस बात को समझो। रेसिप्रोकल्स की ख़ास बात ये, लेट से 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 आएगा जो 0.5 होता है। 5 का रेसिप्रोकल करोगे 1/5 तो वो 0.2 होता है। 10 का रेसिप्रोकल करोगे यानी कि 1/10 वो होगा 0.1। 100 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/100 0.01। आप एक पैटर्न नोट करो, जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती चली जा रही है उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा होता चला जा रहा है ना, वैल्यू बड़ी हो रही है, रेसिप्रोकल छोटा हो रहा है। तो जितनी भी बड़ी रेजिस्टेंस होगी जैसे ही हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर हमेशा कम आएगा। याद रखिए इस केस के अंदर जो रेजिस्टेंस का आंसर आता है वो हर एक रेजिस्टेंस से ही कम आता है, यानी जितनी बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस भी जोड़ दें ये जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा हर एक रेजिस्टेंस से छोटी आती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपने क्या देखा था कि इनको सीधा सीधा ऐड करते हैं, एल्जेब्रिक सम जो है वो R के बराबर आता है। और यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस आती है वो हर एक से छोटी आती है। जो आपका R का आंसर आएगा ये R1 से भी छोटा आएगा, ये R2 से भी छोटा आएगा और ये आंसर R3 से भी छोटा आएगा। तो ऑन द होल इस कॉम्बिनेशन से हमने ये बात सीखी कि अगर मैं चाहता हूँ कि नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो मुझे सीरीज़ में जोड़ना चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि नेट रेजिस्टेंस कम हो तो मुझे पैरेलल जोड़ना चाहिए। ठीक है जी, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।